नमस्कार, मैं डॉक्टर विक्रम वानखड़े फिर से आपके सामने हाजिर हूँ करने के लिए अंतर्मन की बात। दोस्तों, आइए आगे बढ़ाते हैं हमारे डी एडिक्शन के सीरीज के इस वीडियो को। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि किसी भी तरह का नशा करना या एडिक्शन ये एक प्रकार का शौक नहीं बल्कि एक प्रकार की बायोलॉजिकल मानसिक बीमारी है, ब्रेन डिसऑर्डर है। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल सब्सटेंस अब्यूज के बारे में। जैसे कि हमें सबसे पहला सब्सटेंस तो जरूर पता होगा, अल्कोहल, शराब। कई प्रकार के मिसकंसेप्शंस, कई प्रकार के धारणाएं हमारे मन में, इस समाज में काफ़ी सालों से फैली हुई है, जिन्हें हमें सबसे पहले अच्छे से तरीके से समझना और उन्हें करेक्ट करना ज़रूरी है। सबसे पहली धारणा ये होती है कि शराब ये एक सोशल ड्रिंक है और सोशल ड्रिंकिंग इज़ अलाउड। एक्चुअली हम इससे बाहर निकल सकते हैं और हम जब चाहे इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, राइट। और ज़्यादातर नशे का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों को यही लगता है कि हम सिर्फ एन्जॉयमेंट के लिए, प्लेजर इफेक्ट के लिए, या फिर अपने जब टेंशन आता है उसी समय हम नशे का प्रयोग करते हैं एंड वी कैन वेरी वेल कंट्रोल इट। जबकि सच्चाई ये होती है कि एक बार हम किसी भी केमिकल सब्सटेंस का यानी कि नशे का प्रयोग करना शुरू करते हैं तो शुरुआती दौर में शायद हमारा उसके ऊपर कंट्रोल रह सकता है, लेकिन बहुत ही कम दिनों में वो केमिकल्स हमारे ब्रेन पे इस तरह से इफेक्ट करना शुरू कर देता है कि हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन उस केमिकल के बगैर नहीं रह सकता है। इसी पहले फेज को साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस कहते हैं, जिसे व्यसनाधीनता कहते हैं। व्यसन के ऊपर हम डिपेंडेंट और निर्भर हो जाते हैं। हमें लगता है कि हम यदि शराब नहीं होंगी, यदि सिगरेट नहीं मिलेगी तो हम अच्छे से पार्टी नहीं कर पाएंगे। यदि हम शराब नहीं पिएंगे, हम नशा नहीं करेंगे तो हम अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, हम हमारी बात सामने के व्यक्ति के सामने नहीं रख पाएंगे। हमें ऐसा लगता है उस समय में कि हम यदि पूरी तरह से फंक्शनिंग अच्छे से करना चाहते हैं तो हमें एक सपोर्ट के लिए इन केमिकल सब्सटेंसेस की यानी कि नशे की ज़रूरत है। ये होता है साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। जब ये नशे का प्रयोग रेगुलर तौर पे चलते जाता है तो हमारे शरीर में और हमारे ब्रेन में कुछ इस तरह के चेंजेस आने लगते हैं दिन ब दिन, उस शराब के वजह से, उस नशे की वजह से, जिसके वजह से फिर हम फिजियोलॉजिकल या फिर फिजिकल डिपेंडेंस की तरफ बढ़ने लगते हैं। उसके बाद में सच में जब तक वो नशा नहीं मिलेगा ये शरीर अच्छे से काम नहीं करता है। इसी के लिए विड्रॉल सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। या तो हम जैसे कहते हैं ना कि हैंगओवर्स रहते हैं, दूसरे दिन जब हम उठते हैं तो जब तक वापस से नशा नहीं मिलता है तब तक अच्छे से सोच नहीं आती, दिमाग भारी रहता है, खाना नहीं जाता है, नींद नहीं आती है, बेचैनी सी रहती है, हम अच्छे तरीके से पूरी फंक्शनैलिटी के साथ में काम नहीं कर पाते, फोकस नहीं कर पाते। ये सारी चीज़ें व्यक्ति तब महसूस करता है जब वो फिजिकल डिपेंडेंस के लेवल पे भी पहुंच जाता है। ऐसे केसेस में काफ़ी बार नशे के बढ़ते प्रमाण के साथ साथ सीवियर विड्रॉल सिम्टम्स भी आ सकते हैं, जिसके रूप में पेशेंट को काफ़ी बार हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स भी हो सकते हैं, यानी कि अलग अलग प्रकार के भ्रम हो सकते हैं। उन्हें कुछ चीज़ें दिखाई देने लगती है, कुछ चीज़ें सुनाई देने लगती है, आभास होने लगते हैं कि शायद कोई मुझे मारने आ रहा है, शायद कोई वहाँ पे बैठा है, शायद कोई छोटे छोटे लोग आ रहे हैं, मेरे ऊपर चढ़ रहे हैं। ऐसे अलग अलग तरीके के आभास उन्हें होते हैं और वो उन्हें रिस्पॉन्ड करते हैं। ऐसे प्रक्रिया में पेशेंट अपने आप से बात करना, अपने अकेले में बड़बड़ाना, चिल्लाना, गुस्सा करना, एग्रेसिव होना, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। ये ज़्यादा हद तक बढ़ने के बाद में ब्रेन कन्फ्यूजन लेवल पे भी जाता है। कई बार पेशेंट्स को फीट या फिर अकड़ी आना, सीजर्स आना, झटके आना, मिर्गी आना, ऐसे भी प्रकार हो सकते हैं। साथ ही साथ जब ये केमिकल सब्सटेंसेस हमारे शरीर के अंदर जाते हो तो वो ना सिर्फ हमारे ब्रेन को बल्कि हमारे बाकी सिस्टम्स को भी अफेक्ट करते हैं, जैसे कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे लीवर, हमारे हार्ट, हमारे किडनीज, हमारे फेफड़े यानी कि लंग्स, इन सब चीज़ों को भी वो अफेक्ट करते हैं। इसके चलते काफ़ी बार लीवर फेल्यूर्स, किडनी फेल्यूर्स, पेट में अल्सर होना, पेट की आंतड़ों में रक्तस्राव होना, यानी खून की उल्टियाँ होना, ऐसे काफ़ी सारे जो कॉम्प्लिकेशंस है वो हमें बहुत कॉमनली दिखाई देते हैं इस नशे के साइड इफ़ेक्ट्स के वजह से। अल्कोहल तो हमें पता ही है, हर एक प्रकार का अल्कोहल धोखादायक ही है, चाहे आप बियर लीजिए, चाहे स्कॉच लीजिए, चाहे देसी दारू हो, चाहे हाथ भट्टी की दारू हो, चाहे कोई भी, जैसे
शराब का कोई भी प्रकार ले सकते हो, लेकिन डेफिनेटली अल्टीमेटली वो सेम केमिकल है तो वो आपको उसी तरह का डैमेज हमेशा देगा ही। कई केसेस में ये डैमेज शुरुआती दौर में दिखता है, तो कई केसेस में कुछ महीनों बाद या फिर कुछ सालों बाद ज़्यादा उभर के आता है। अल्कोहल के साथ साथ और कई एडिक्शंस है जो कि समाज में बहुत ज़्यादा पैमाने पर आज भी पाए जाते हैं, जैसे कि कैनाबिस यानी कि गांजा से बनने वाली, उसके गांजे के पौधे से बनने वाली और कई भी तरीके की जो केमिकल चीज़ें होती है, गांजा, भांग, हशीश, ये सारी चीज़ों का एडिक्शंस भी लोग बहुत कॉमनली करते हैं। इसी के साथ साथ जो स्टिमुलेंट सब्सटेंसेस होते हैं, LSD का नाम आपने सुना होगा, कोकेन, हीरोइन, मेथाम्फेटामिन, राइट। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो है, ऐसे केमिकल्स जो है, चाहे सिगरेट के माध्यम से, चाहे तंबाकू के साथ में, चाहे स्निफिंग के माध्यम से, चाहे नाक से उसको स्निफ किया जाए, चाहे इंजेक्शंस के माध्यम से लोग अपने अंदर, अपने शरीर के अंदर उसको लेते हैं और उसका जो साइड इफ़ेक्ट है उसको अनुभव करते हैं। और शुरुआत में क्या होता है कि ये जो केमिकल सब्सटेंसेस है जब ये शरीर के अंदर जाते हैं, अपने खून में घुल मिल जाते हैं, तो ब्रेन के जो रिवॉर्ड पाथवेज होते हैं, जो प्लेजर जो हमें देता है, जिससे हमें सुख शांति मिलती है, ऐसे ब्रेन के एरियाज पे वो इफेक्ट करता है और उसी से इच्छा जागृत होती है ये सब्सटेंसेस और ये केमिकल्स बार बार लेने की। इसी को हम तलब कहते हैं या तो फिर क्रेविंग कहते हैं कि आज जब मैंने वो सब्सटेंस लिया है, जब वो नशा किया है, तो हमें बार बार वो नशा करने की आदत हो जाती है। बार बार हमारा मन कहता है, हमारा ब्रेन कहता है कि बार बार हमने वो नशा करना चाहिए। इसी के साथ साथ ग्रेजुअली जब इसका प्रमाण हद में बढ़ने लगता है तो ऐसे भी ब्रेन एरियाज पे यह अफेक्ट करता है जहाँ पे हमारी सोच जो है वो विपरीत हो जाती है। हम निर्णय नहीं ले पाते, हम हमारे लाइफ में आने वाले सिचुएशंस को अच्छे से फेस नहीं कर पाते और हमें हमेशा लगता है कि यदि हमें हमारे लाइफ में किसी भी स्ट्रेस को या फिर कठिनाइयों को फेस करना है तो हमें पहले नशे का सहारा लेना ही पड़ेगा, उसके सिवा हम उसे फेस नहीं कर पाएंगे। ब्रेन के कुछ एरियाज ऐसे भी होता है जो हमारे बैलेंस को कंट्रोल करते हैं, जो हमारे इनहिबिशंस को कंट्रोल करते हैं। वहाँ पे जब ये केमिकल्स अफेक्ट करते हैं तो हम लड़खड़ाने लगते हैं, हमें चक्कर आने लगते हैं, राइट। हम अच्छे से बात नहीं कर पाते, हमारी ज़ुबान लड़खड़ाती है, या फिर जिस तरह से हमने सोशली बात करनी चाहिए वो इनहिबिशंस निकल जाते हैं तो गाली गलौज करते हैं, झगड़े हो जाते हैं बेवजह के। कुछ बहुत ही हम कहेंगे कि बहुत ही गलत डिसीजंस नशे के प्रभाव में हम काफ़ी बार लेते हैं। सबसे बड़ा धोखा जो है वो एक्सीडेंट्स का होता है। नशे के प्रभाव में यदि हम गाड़ी चलाते हैं, कोई बड़ी मशीनरीज चलाते हैं, स्विमिंग या फिर कोई हाइट के पे जाके कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसके अंदर एक्सीडेंट्स की बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। आखिर में मैं बात करूंगा एक ऐसे केमिकल्स की जिसको हम शायद हमारे इस संस्कृति में कोई नशे की तरह देखता ही नहीं है, और वो केमिकल होता है टोबैको, तंबाकू मेरे दोस्तों, इसे गेटवे ड्रग कहा जाता है, जिससे कि इसका मतलब क्या होता है कि ये एक दरवाज़ा है जो बाकी नशे को आमंत्रित करता है। जिस किसी व्यक्ति ने तंबाकू का प्रयोग शुरू कर दिया, बहुत हाई चांसेस हो जाते हैं कि वो व्यक्ति भविष्य में जाके किसी और प्रकार के भी सब्सटेंसेस का नशा करेगा। चाहे वो शराब ले सकता है, चाहे वो गांजा ले सकता है, भांग ले सकता है, चाहे वो जो हेरोइन, कोकेन है वो भी नशा कर सकता है। तो यूजुअली जो है बच्चे या फिर जो एडोलेसेंट एज में जब भी नशे की शुरुआत करते हैं तो वो तंबाकू के किसी प्रोडक्ट के साथ में करते हैं। चाहे वो तंबाकू सादा खाए, चाहे गुटखे में मिक्स करके खाए, चाहे खर्रे के रूप में खाए, चाहे सिगरेट और बीड़ी के स्वरूप में लिए, लेकिन तंबाकू जब भी शरीर में जाता है तो वो दूसरे नशे को आमंत्रित करता है। और ऐसी कोई सिस्टम नहीं है इस शरीर की जहाँ पे तंबाकू के साइड इफ़ेक्ट्स हमें देखने को नहीं मिलते हैं। और मतलब नाखून से लेकर बालों तक हर एक चीज़ का कैंसर करने की क्षमता इस तंबाकू के अंदर है। हमारे हर एक सिस्टम को, बॉडी सिस्टम को डैमेज करने की क्षमता इस तंबाकू के अंदर है। इतने अलग अलग वैरायटी के केमिकल्स एक तंबाकू में होते हैं। ना सिर्फ निकोटीन बल्कि बहुत सारे कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस भी इसके अंदर पाए जाते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि ये केमिकल सब्सटेंसेस जब हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट्स और विड्रॉल सिम्टम्स से भी हम जूझ रहे हैं, और यदि हम इसका इलाज चाहते हैं, इसके प्रभाव से बाहर आना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ड्रग थेरेपी यानी कि औषधि और दवाइयाँ आपको ज़रूर असर कर सकती है। डॉक्टर की सलाह के साथ सही टाइम पे सही दवा लेने से इसके प्रभाव को कम किया जाता है।
साथ ही साथ ये केवल दवा औषधि से ठीक होने वाली बीमारी नहीं है, इसे मल्टी डायमेंशनल ट्रीटमेंट अप्रोच की ज़रूरत रहती है, जिसके अंदर दवा के साथ साथ सही तरीके के काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपीज़ की ज़रूरत होती है, सोशल सपोर्ट और फैमिली सपोर्ट की भी बहुत हद तक ज़रूरत होती है। तो इसे समझ के यदि हम इसका इलाज अच्छे से रेगुलरली करें तो डेफिनेटली इसमें से बाहर निकलना पॉसिबल है। तो यदि आप या आपके परिजनों में आसपास में कोई भी व्यक्ति इस बीमारी से ग्रस्त है, चाहे वो तंबाकू की बीमारी से, चाहे शराब की बीमारी से, गांजे भांग की बीमारी से, या फिर किसी भी और ड्रग्स की बीमारी से ग्रस्त है, तो उसे सही सलाह, वैद्यकीय सलाह, डॉक्टर की सलाह के साथ साथ उसका हम इलाज कर सकते हैं। एक बहुत ही बड़ा कंसेप्ट के बारे में मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा दोस्तों, कि जब हम इसका इलाज करने जाते हैं तो हमें लगता है कि ये दवा लेने से जल्दी जल्दी ठीक हो जाएगा। दोस्तों, काफ़ी बार जब हमारे पास में पेशेंट्स आते हैं, वो उनके 30 साल, 35 साल, 50 साल, 40 साल के उम्र के फेज़ में हमारे पास आते हैं, और नशे की हमेशा शुरुआत जो है वो 14 साल, 15 साल, 16 साल ये उम्र में हो जाती है। तो जब तक पेशेंट्स डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, एक डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट के पास पहुंचते हैं, तो ऑलरेडी वो बीमारी 5 साल, 10 साल, 15 साल पुरानी हो चुकी होती है। तो दोस्तों, ऐसे केसेस में, इतनी पुरानी बीमारी के केसेस में रिजल्ट्स की अपेक्षा जल्दी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए डी एडिक्शन का ट्रीटमेंट जो है, इसका इलाज जो है थोड़ा लंबा चलता है। इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा संयम की आवश्यकता है। इसके अंदर काफ़ी सारे रिलैप्सेस भी हो सकते हैं, ट्रायल एंड एरर भी हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रख के ही इलाज यदि हम करें तो डेफिनेटली इसके अंदर से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आना पॉसिबल है, और पेशेंट्स और जो उनके रिलेटिव्स हैं उन्हें इस नशे की चंगुल से, मैं कहूँगा इस बीमारी से बाहर निकलने के लिए बहुत अच्छा रास्ता मेडिकल साइंस के ज़रिए उनके सामने आज भी अवेलेबल है। तो दोस्तों, ये जानकारी आप अपने और अपने परिजनों तक ज़रूर पहुँचाएं, और बिहेवियरल एडिक्शंस के बारे में हम आप तक भी जानकारी देंगे हमारे अगले वीडियोज़ में। तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर और सब्सक्राइब करके पहुँचाएँ। तब तक के लिए हंसते रहिए और अपने अंतर्मन का ख्याल रखिए। धन्यवाद।